Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at IES Masters YouTube channel। आज इस सक्सेस स्टोरी में मेरे साथ हैं स्नेहिल राज, चंदौली उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने अपना बीटेक एनआईटी सुल्तानपुर से किया 2023 में। और इस बार इनकी ऑल इंडिया रैंक गेट में डबल डिजिट में 53 रैंक आई है। आज इनसे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से प्लान किया, किस तरीके से इन्होंने टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज किया, किस तरीके से इन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व किया और सेल्फ नोट्स बनाया या नहीं बनाया, क्या इंपॉर्टेंस होता है, इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले स्नेहिल, आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस ऑल इंडिया रैंक जो कि डबल डिजिट में है, ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। स्नेहिल, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, किस टाइम आपने स्कूलिंग करी, कहाँ से स्कूलिंग करी, और फिर आपने बीटेक कब किया और आप करंटली क्या कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया आईआईटी मद्रास से आपका एमटेक चल रहा है, तो थोड़ा एक शॉर्ट में ब्रीफ बताइए, आपके फैमिली में कौन कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सर। सर मेरा नाम आपने बताया जैसे कि स्नेहिल है। मैं सर चंदौली का रहने वाला हूँ। पर मेरी स्कूलिंग सर लखनऊ से हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल। और सर उसके बाद सर मैंने अपना बीटेक केएनआईटी सुल्तानपुर से किया था। और सर मैं 23 का पास आउट हूँ। और सर उसके बाद सर मैंने सीधा फाइनल ईयर के बाद एमटेक ज्वाइन किया है आईआईटी मद्रास में, और एज अ कंस्ट्रक्शन इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। और सर मेरी फैमिली में सर एक भैया है, बड़े भैया हैं। और सर वाइफ न्यूक्लियर फैमिली है, हम लोग सर लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, केनाइटी सुल्तानपुर में आप बीटेक कर रहे थे, गेट का ख्याल क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया। सर अगर सिविल इंजीनियरिंग में बात की जाए सर, तो दो ही 3 ऑप्शन है जहाँ पे आप एक अच्छा करियर परस्यू कर सकते हैं। जैसे सर इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट। तो सर ये दोनों काफ़ी पॉपुलर है सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में। तो सर जी हमारे सीनियर्स जो थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छी रैंक्स लाई थी। तो सर उन्हीं से हम लोग को पता चला कि हाँ, इस तरह का एग्ज़ाम है जिसमें आप क्लियर कर सकते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। जो कि सर यूपी में काफ़ी क्रेज़ है गवर्नमेंट जॉब्स का। तो सर वहीं से हम लोग को मोटिवेशन मिला अपने जी। सीनियर से। एक और बात जानना चाहेंगे, आपको आईएएस मास्टर कहाँ से पता चला कि ये भी सिविल इंजीनियरिंग के लिए क्लासेस, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, कन्वेंशनल प्रोग्राम ये सब प्रोवाइड करते हैं, और क्यों आपने प्रिफर किया आईएएस मास्टर को। सर आईएएस मास्टर के सर काफ़ी पॉपुलर है पहले से ही। हम लोग जैसे कॉलेज में जो सिविल इंजीनियरिंग हमारे सीनियर थे उन्होंने बताया कि आईएएस मास्टर इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के लिए बेस्ट होती है। तो सर और जी पोस्टल कोर्स आईएएस मास्टर का काफ़ी पॉपुलर है। तो सर मैंने इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, मैंने पोस्टल मंगा लिया। और पोस्टल अभी तक मैं कहूँगा कि काफ़ी बेस्ट है, मतलब बहुत ही सही डिसीजन था मेरा, क्योंकि उससे काफ़ी की पॉइंट्स लिखे थे उसमें, तो जो मुझे काफ़ी हेल्प किए कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने में। मैं कहूँगा कि पोस्टल कोर्स बेस्ट है आईएएस मास्टर का। और सर मैं फाइनल ईयर में मैंने टेस्ट सीरीज भी ली, क्योंकि टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपने जो जो अभी पढ़ा है वो उसका आपको सही से इवैल्यूएशन करना चाहिए कि आप उसको रियल टाइम एग्जाम में आप उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आई थिंक द आईएएस मास्टर के बेस्ट एक सोर्स है अगर आपको तैयारी करनी है गेट और ईएसी की। अच्छा, स्नेहिल, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 1928 रैंक गेट में आई, सेकंड अटेम्प्ट में 739 रैंक आई, थर्ड अटेम्प्ट जो कि इस बार का अटेम्प्ट था, आपका 53 ऑल इंडिया रैंक आई है। अब आगे क्या प्लानिंग है, क्योंकि आपका एमटेक भी कंप्लीट होने वाला है जो कि आईआईटी मद्रास से चल रहा है। आगे आपकी क्या प्लानिंग है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए भी अटेम्प्ट देंगे, और गेट की रैंक से अगर आपको पीएसयूज की कॉल आती है तो क्या वहां ज्वाइन करेंगे, अपना थोड़ा फ्यूचर प्लान बताइए। सर अभी तो फ्यूचर प्लान मेरा यही रहेगा सर कि अभी एक डिसेंट जॉब एक्वायर कर लूँ गेट से।
और सर बट मेरा सर जो मेन एम था वो इंजीनियरिंग सर्विसेज था। तो सर मेरा अगला टारगेट इंजीनियरिंग सर्विसेज ही होगा। तो सर जितना उसमें टाइम लगे पर मैं उतना दूंगा, ताकि मैं अपने फाइनल गोल को अचीव करूँ। इसके पहले भी आपने अटेम्प्ट दिया है ईएससी में? सर फाइनल में दिया था, पर सर मेरा वो प्री क्लियर नहीं हुआ। फाइनल ईयर में दिए थे? चलिए कोई नहीं, अब तो आप बिल्कुल टेक्निकली साउंड हैं। गेट में इतनी अच्छी रैंक का मतलब है कि आप टेक्निकली साउंड हैं, मैथ भी है, बस आपको जीएस पे थोड़ा सा फोकस करना है। और फिर इसके बाद ईएससी का पैटर्न थोड़ा समझना है। यस। आपके फ्यूचर गोल के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। आपने अपने प्रिपरेशन को, कंसेप्ट डेवलपमेंट किस तरीके थैंक से यू। किया? मतलब प्रिपरेशन कैसे किया? और किस तरीके से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट, क्या आपका एक तरह से ऑर्डर रहा इनको पढ़ने का, रिवीजन का? मतलब एक सब्जेक्ट पूरा हो गया, दूसरे को किस तरीके से टच में बनाए रखा? इन सब पे थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। सर पहली चीज़ तो ये है कि पहले आपको एक एक पहले सोर्स आपको पहले एक गैदर करना होगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। और जी। काफ़ी और उसको काफ़ी आपको मतलब वो वैलिड होना चाहिए कि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। पहले तो आपको एक सोर्स को अपने एक्वायर करना होगा। उसके बाद सर पहले आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि गेट एग्ज़ाम जी। में सर थ्योरेटिकल चीज़ें कम आती हैं और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आता है। और सर आपको पहले सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को आपको पहले काफ़ी क्लियर करना पड़ेगा। और आजकल जिस हिसाब का ट्रेंड है गेट में सर, कॉन्सेप्ट बहुत ही कुछ ज़्यादा ही आजकल डोमिनेट कर रहा है। पहले आप कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करिए। और हाँ, अगर ऑर्डर की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है गेट में। अगर आप 4-5 सब्जेक्ट कुछ हैं गेट में, जैसे सर सॉइल, एनवायरनमेंट, हाईवे और सर्वे, इनको और सर मैथ्स और एप्टी मिला के सर 70 नंबर हो जाता है। तो सर आप 4 सब्जेक्ट्स को भी पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी अच्छी रैंक ला सकते हैं गेट में। तो सर आपको पहले इन हाई वेटेज को तो पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। जी। वो तो मेन है सर। उसके बाद अगर आपको टॉप रैंक चाहिए तो आपको स्ट्रक्चर पार्ट बहुत सही करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों का सर जैसे सॉइल एनवायरनमेंट काफ़ी फेवरेट होता है। बट ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये ऐसा, इसमें आप 100% स्कोर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा न्यू टॉपिक्स हैं। तो कुछ टॉपिक्स नए नए ऐड होते रहते हैं और आईआईटी इन सब पे पूछता भी है। बट स्ट्रक्चर और सॉम जैसे टॉपिक है ये स्टैटिक हैं, उसको आप सिर्फ जी। पढ़ेंगे तो आप में फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो सर अगर अगर टॉप रैंक चाहिए तो आपको स्ट्रक्चर पार्ट भी काफ़ी अपना अच्छा करना पड़ेगा। तो सर मैं जैसे 2 बहुत। अटेम्प्ट मैंने दिए थे, उसमें मेरा स्ट्रक्चर पार्ट काफ़ी खराब था। तो मैंने सर इस अटेम्प्ट में मैंने स्ट्रक्चर पार्ट बहुत फ़ोकस किया इस बार। और सर इस टाइम मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिला। और इसीलिए सर मैं तो कहूँगा कि सारे टॉपिक्स को आप इम्पोर्टेंस दीजिए, किसी अगर आपको टॉप रैंक चाहिए। अगर आपको 50-60 मार्क्स लाने हैं आप तो 4-5 सब्जेक्ट से भी ला सकते हैं। बट अगर आपको टॉप रैंक चाहिए तो आपको स्ट्रक्चर पार्ट और बाकी भी सब्जेक्ट हैं उनको काफ़ी फ़ोकस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया से आपने प्लान किया और यहाँ सारे एस्पिरेंट्स को बताया भी अपने प्लानिंग के बारे में। मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या आप सेल्फ नोट्स बनाते थे? गेट जैसी प्रिपरेशन में सेल्फ नोट्स का क्या इम्पोर्टेंस है? किस तरीके से आपके रिवीजन में आपका सेल्फ नोट हेल्पफुल रहा? थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर सेल्फ नोट्स तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो सर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर आप अगर किसी एक सब्जेक्ट से नोट्स उठाएंगे तो काफ़ी वो काफ़ी बल्क में होते हैं। तो आप और गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है सर, उसमें काफ़ी इधर-उधर का नहीं पूछता है, जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हीं को पूछता है। तो सर मैंने हर सब्जेक्ट्स के कम से कम जनरली 5-6 पेजेस के नोट्स बनाए थे। उसमें सर मेरे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज़ ही रहेंगे, इधर-उधर के फॉर्मूले नहीं रहेंगे। और सर जो मैंने टेस्ट सीरीज़ दी है उसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ मैं गलतियाँ करता हूँ, क्योंकि मैं बार-बार करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि हाँ, इस स्टेप में ये गलती हो रही है। तो ये चीज़ मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ। और जी। मेरी सर जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी कम्युनिकेटिव होते हैं मुझे सही, मतलब मैं पूरा लिखता हूँ कि हाँ, ये गलती करता हूँ, यहाँ ये होता है। तो तो वो नोट्स में आपको पहले हाँ, एक और बात है सर कि मैंने सर लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने पीवाईक्यू पे ध्यान नहीं दिया था। मैं बस टेस्ट सीरीज़ लगाता था। तो ऐसे क्या होता था कि टेस्ट सीरीज़ से तो आपके हाई हाई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो हो जाते थे, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, जो सर 70% बेसिक के होते हैं, वो मेरे गलत हो जाते थे, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू नहीं लगाए। तो सर मैंने इस बार पीवाईक्यू पे भी ध्यान दिया। तो सर वही नोट्स में आपके पीवाईक्यू, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़
इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्लस इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, बस इतने ही होने चाहिए। और सर अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा पेज का वो बनेगा भी नहीं। तो सर आपका जी, आधे घंटे में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपने जितना बताया, अब मेरे 2 क्वेश्चन हैं इसी में से। पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, फिर सेकंड का आप आंसर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज को आपने किस तरीके से प्लान किया? 2 मतलब एक तो यूनिट वाइज़ टेस्ट होते हैं, एक दूसरा फुल लेंथ टेस्ट होता है। किस मंथ में आपने सारे फुल लेंथ टेस्ट दिए, या किस मंथ से किस मंथ के बीच में? और यूनिट टेस्ट को किस तरीके से प्लान किया कि भई पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, उसका यूनिट टेस्ट दे दिया, या कुछ प्लानिंग बनाई, कैसे किया इसको? सर शुरू में तो सर मेरा जैसे टारगेट था कि सितंबर से करूँगा, पर सर ऐसा हुआ कि सर मैं एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था। तो सर वो जी। इस बार एसएससी जेईई काफ़ी स्ट्रेच हो गया सर, उसका नवंबर में एग्ज़ाम हुआ। और सर मेरा मतलब मैं उसकी भी तैयारी कर रहा था। तो सर मेंस को जो हुआ था वो नवंबर में हुआ, तो सर काफ़ी डिले हो गया था सर। तो मुझे ट्रांज़िशन करने में तो काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन मैंने सोचा था कि मैंने पढ़ाई की है पिछले साल लास्ट ईयर, तो मैं मतलब अगर मैं हार्ड वर्क करूँगा 2 महीने भी, तो अच्छे से ही मैं अच्छी रैंक ला सकता हूँ। लेकिन मैं अगर स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप सितंबर से चालू करिए। और सर अगर अटेम्प्ट की बात रही तो मैं तो थोड़ा अनकन्वेंशनल था सर। मैं सब्जेक्टिव वाइज़ तो मैं सर एकदम फ्री होके देता था कि हुँ। कॉपी में फ़ॉर्मूला देख देता कॉन्सेप्ट, ताकि मेरी पहले राइटिंग मतलब लिखने की वो आ जाए, कैपेसिटी आ जाए। तो सर मैं उसको तो मैं एकदम फ्रीली देता था। अगर कुछ नहीं आता तो मैं कॉपी में भी देख लेता था। पर फुल लेंथ में बहुत डेडिकेटली देता था। एकदम 3 घंटे बैठ के पूरा एक-एक टाइम देके। और सर मेरी स्ट्रैटेजी रही है हमेशा कि आपको 2 राउंड 3 राउंड में कंप्लीट करने को अपने पेपर। पहले तो सर ईज़ी क्वेश्चंस करने हैं, और इजी क्वेश्चन आप करेंगे, और जो तो पहले राउंड में इजी हो गए, दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन करें जो मुझे आते हैं पर वो लेंदी है, उसको फिर किया, फिर उसके बाद जो टाइम बचा जो आपको नहीं आते हैं उस पे अटेम्प्ट किया। इससे सर आपके पास काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि सर अगर आप एक राउंड मार लेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम भी देना है। तो सर जी, मेरी ये जी। स्ट्रैटेजी रही और मुझे काम दिया ही सर, क्योंकि मेरा पेपर 2.5 घंटे पहले ही हो गया था इस बार गेट में। 2.5 घंटे पहले मतलब आधा घंटे पहले? 2.5 घंटे में हो गया था? सॉरी सर, 2.5 घंटे में ही हो गया, 2.5 घंटे में हो गया। कोई नहीं। मैं दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, पीवाईक्यूज़ में आपने क्या पूरा पीवाईक्यूज़, गेट का तो बहुत लंबी हिस्ट्री है। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ और मैथ की बात, एप्टीट्यूड की बात करूँ, तो ये तो 2010 से आना शुरू हुआ है। बट गेट की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। यस तो आपने किस ईयर से किस ईयर तक का यस पूरा सॉल्व किया, या पूरा ही जो आपके पास पीवाईक्यूज़ था पूरा टारगेट करके सॉल्व कर डाला? कैसे किया? सर, आपको अगर टाइम है तो आपको पूरा ही सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर आप के पास टाइम नहीं है, आप सोचते हैं कि आपको थोड़ा जल्दी कवर करना है, तो आप लास्ट 15 ईयर्स के उठा सकते हैं। तो क्योंकि उसमें थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट्स भी हैं, और पहले के जो सवाल थे, काफ़ी पहले के सवाल में ज़्यादातर थोड़े थ्योरेटिकल भी आते थे। तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट 10 ईयर की भी लगाए तो आपके जो पीछे के ईयर्स के भी जो हैं वो भी आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो लेकिन सर मैं जी। ये कहूँगा कि पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पहले पीवाईक्यू पे ही ध्यान देना चाहिए। आपकी अपनी बिल्कुल, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पर पीवाईक्यूज़ आप बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे हिसाब से मेरा बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड ऑन है कि बच्चों को रिसेंट ईयर से प्रीवियस ईयर जाना चाहिए। सबसे मतलब मेरा कहने है। का मतलब है 2025 का सॉल्व करो, फिर 2024 का, फिर 2023 का, इस तरीके से सॉल्व करते जाओ। तो आपका यस, जो पॉइंट था कि सर जो रिसेंट ईयर के क्वेश्चन होते हैं उससे पेपर का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न, कुछ नए क्वेश्चन आने यस लगे सर। हैं, एप्टीट्यूड में स्पेशियल एप्टीट्यूड आने लगा है, उसका टाइप पता चल जाता है। तो यस ये सर। थोड़ा सा ऑर्डर भी मेंटेन करें सारे लोग, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, ये एक बात ये बताइए कि आपने टेक्निकल के साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन को कैसे कंटिन्यूएशन में रखा? और क्योंकि अगर मैं गेट की बात करूं, तो एप्टी में 15 मार्क्स और मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स, 28% पेपर यहीं से क्लियर हो जाता है, मतलब एक तरह से कट ऑफ यहीं से निकल जाती है। तो इस 2 सब्जेक्ट को आपने कैसे मैनेज किया? सर मैथ्स सर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अच्छा स्कोर और रैंक लानी है, क्योंकि सर काफ़ी वेटेज है मैथ्स का। तो सर कुछ कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे आजकल आने लगे हैं मैथ्स में कि वो काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, और काफ़ी थोड़ा ऑफ द टॉपिक भी होते हैं। जैसे जी। सर हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो सर मैं तो उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था। क्योंकि
70 to 80% आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अपने नोट्स आपकी कोचिंग्स के अगर पढ़े हो तो सर जी, मेरी एक भी एक ड्रॉबैक रहा सर कि मेरी पहले रैंक्स अच्छी नहीं आई कि मैंने सर मैथ्स मेरा हमेशा गलत हो जाता था। तो सर मैंने इस अटेम्प्ट में मैथ्स पे काफ़ी ध्यान दिया। मतलब सर कि मैंने इस बार मैथ्स को पहले अच्छा किया, फिर मैं टेक्निकल पे फ़ोकस किया। तो जी, अ, लेकिन मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि आप दोनों को साथ में लेके चलें और मैथ्स को आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं। तो कि हो जाएगा वो कि क्योंकि वो थोड़े पीवाईक्यू में देखते हैं तो सिविल में तो सर थोड़ी आसान आती है। आसान पहले आती थी तो न्यूमेरिकल्स देखते हो पीवाईक्यू लगता है आसान है तो लास्ट में हो जाएगा। पर अब नहीं ऐसा है, आपको पहले से ही मैथ्स को भी पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी उस पे फ़ोकस करना पड़ेगा। तो और रही बात सर एप्टीट्यूड की तो सर वो जिस हिसाब का एप्टीट्यूड गेट में आता है वो आप आपको उतना फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप ऐसे कॉन्सेप्ट आपको क्लास में तो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ-कुछ एकदम आप उस इंस्टेंस में कर पाएँगे, नहीं कर लेंगे। तो ऐज़ अ जी। सेपरेट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपने नोट्स को लेकिन एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। उनके आप अपने क्लास नोट्स लगा लीजिए एप्टीट्यूड में, उससे ज़्यादा आपको एप्टीट्यूड में कुछ नहीं करना होगा। यही अच्छा, रहा। एक बात और बताइए, जब गेट का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब होता है, उस लास्ट के 2 या 3 मंथ्स को आपने कैसे यूटिलाइज़ किया? क्या पढ़ा? कैसे रिवीज़न किया? उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताइए। सर लास्ट अगर 2 मंथ्स की बात करें तो सर मेरे लिए सर काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा क्योंकि सर मेरा मास्टर्स भी हो रहा था और सर उसके जी, भी एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और इसकी भी तैयारी करनी थी। और सर और ये भी रहता है कि सर लास्ट ईयर में आपको प्रोजेक्ट पे भी ध्यान देना होता है, तो सर प्रोजेक्ट रिव्यू इन सब पे भी फ़ोकस रहता है। तो सर मेरे लिए तो थोड़ा डिस्टर्बिंग है पर मैं भी सोचा था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि जितना भी टाइम मिले मेरा सर कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं 6-7 घंटे लगातार पढ़ा हूँ। मुझे सर 4-5 घंटा भी मिलता था तो मैं उसको काफ़ी अच्छे से उसमें पढ़ता था। क्योंकि पूरा टाइम मिल नहीं पाएगा तो इस चीज़ को पहले आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके पास टाइम नहीं तो आपने पढ़ना छोड़ दिया। जितना भी टाइम मिला सर मैंने काफ़ी बस यही किया लास्ट के मंथ्स में बस टेस्ट सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ और जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। उसके अलावा सर मैंने कुछ मतलब नहीं किया। आपका शॉर्ट नोट्स का रिवीज़न, टेस्ट सीरीज़, पीवाईक्यू, सॉल्विंग, ये सब आपका लास्ट यस सर। 2-3 मंथ्स में आपने कंप्लीट किया। अच्छा, यस। एक बात बताइए, मैक्सिमम कैंडिडेट जो हम लोगों से भी पूछते हैं, जो बच्चे एमटेक ज्वाइन कर लेते हैं, आप आईआईटी मद्रास से जो है परस्यू कर रहे हैं अपना एमटेक, जो बच्चे यस। एमटेक ज्वाइन कर लेते हैं, उनके लिए टाइम निकालना थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। तो पूरे ईयर आपने अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि देखो, आप एकदम से डिटैच नहीं हो सकते, कितना भी आपने पहले रैंक निकाल लिया है, आपको टच में रहना पड़ता है सब्जेक्ट्स के। तो आपने कैसे समय निकाला कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए, पीवाईक्यूज़ के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए? ये समय कैसे मैनेज किया एमटेक के साथ-साथ? सर मैं तो पर्सनली कहूँगा सर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैं तो सर मुझे तो बहुत दिक्कतें हुई। बट मेरी सर ऐसी इश्यूज़ थे कि मुझे जॉइन करना पड़ा था क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन भी आ गई थी कि मैं ड्रॉप नहीं ले सकता था। तो अगर किसी के पास अगर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, तो वो डेफ़िनेटली जॉइन कर सकता है एमटेक। बट ऐसा है कि आपको डिफ़िकल्टी फ़ेस होगी, आपको अपना टाइम मैनेज आपको बहुत अच्छे से करना होगा। और तो जैसे सर यहाँ पे भी क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस के बाद मैं सीधा लाइब्रेरी जाता था, मैं रूम नहीं आता था। तो सर मैं जी, मेरा मैक्सिमम टाइम यहाँ कॉलेज में सर लाइब्रेरी में ही रहा है। तो और सर लाइब्रेरी में आपको थोड़ा डिसिप्लिन भी मिल जाता है क्योंकि एक अच्छा माहौल भी रहता है। तो सर कुछ तो जी, फ़ायदे रहते हैं पर आप अगर एमटेक कर लेंगे, आप डिसिप्लिन भी आपके अंदर आ जाएगा क्योंकि सुबह-सुबह उठ के आपको क्लास जाना है। तो कुछ-कुछ फैक्टर तो आपके फ़ेवर में रहते हैं बट मैक्सिमम आपके अनफ़ेवर में ही रहेंगे एमटेक में। ये सर मतलब रियलिटी है। तो सर अगर 1 साल तो मुझे लगता है आपको देना चाहिए अपने को। अगर उसके बाद अगर आपको नहीं तो आप एमटेक जॉइन कर लीजिए, एमटेक के साथ तैयारी कीजिए क्योंकि सर अगर आप एमटेक में अगर विद ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ जाएँगे, तो सर आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो क्योंकि सर जी, मैंने 1 साल मतलब बीटेक में भी पढ़ा, फिर बीटेक पर तो मेरी थोड़ी कॉन्सेप्ट ग्रैस्प थी, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ तैयारी में। बट अगर किसी का सब्जेक्ट ही नहीं कभी उसने पढ़ा है, उसने एमटेक भी जॉइन कर लिया तो तब दिक्कत हो सकती है। तो सर आप पे ये डिसीज़न है कि आपको किस स्टेज पे जॉइन करना चाहिए। बहुत बढ़िया स्नेहिल, आपने सारे क्वेश्चन का बड़े क्लैरिटी के साथ आंसर दिया। मेरा एक और क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आजकल के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसको मैनेज करना। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया
में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। ठीक है, यूज करने वाला वहां भी पहुंच जाता है। जी सर। तो इन सब से आपने डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करी, या यूज करते हुए आपने अगर यूज किया, या आपके साथ कैसे रहा ये सब मैनेजमेंट सोशल मीडिया का? क्योंकि आजकल बहुत बच्चे, कोई रील से परेशान है, कोई शॉर्ट से परेशान है, एक बार स्क्रॉल किया तो घुस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसको यस कैसे सर। मैनेज किया आपने? यस सर, आजकल तो फ़ोन तो सर सबको एकदम ईज़िली एक्सेस हो जाता है, और इंस्टाग्राम तो सर काफ़ी एडिक्टिव ऐप है। और सर मुझे लगता है कि मुझे भी जैसे 2 साल मैं भी सर इतना डिटैच नहीं हूँ इंस्टाग्राम से, मैं भी काफ़ी कभी मेरा भी सर काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। पर जी। और सर मेरा थोड़ा ये भी आदत है कि मैं जल्दी ईज़िली थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता हूँ। मैं काफ़ी चीज़ों से मतलब ऐसे इंस्टेंस रहे हैं। तो सर मैंने सीधा एक किया, मैंने सीधा अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि आप ऐसा एनवायरनमेंट ही बना लीजिए कि आपको उसको एक्सेसिबल ही ना हो। तो बिल्कुल। आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल स्मॉल टाइम भी काफ़ी मैटर करने लगा है, क्योंकि सर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। हर कोई अच्छे से तैयारी कर रहा है। इसे ऑनलाइन के एरा में सर सबके पास रिसोर्सेज़ हैं। तो सर आपके पास बहुत ही मतलब पहले लोग कहते थे कि सर फाइनल ईयर से ही आप तैयारी करो तो ऑप्टिमम टाइम है। बट आज वो कह नहीं सकते। आप सेकंड ईयर से ही आपको लगना पड़ेगा। तो सर आप बिल्कुल। अगर आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम देंगे, तो सर आपको काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। आपकी प्रिपरेशन में आप उतना टाइम नहीं दे पाएँगे, और जब जितना टाइम देंगे आपको उतना ही अच्छा रहेगा। तो सर मैंने तो सर सितंबर से ही मैंने अनइंस्टॉल सब कर दिया था। क्योंकि सर मेरा एसएससी मेंस का भी एग्ज़ाम था, और सर फॉर्च्यूनेटली उसमें भी रिज़ल्ट अच्छा आया। सर मुझे एमईएस जेईई मिला। तो उसके तो मैं यही कहूँगा कि सर आप इन सब से काफ़ी दूर रहें, और अगर नहीं दूर रह पा रहे तो थोड़ा कंट्रोल करें। वो सर आपकी पर्सनल पे है, आप कितना उसपे आप क्या प्रायोरिटी पे आप रखना चाहते हैं। कि आपने आपको सोचना चाहिए आपने क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट की है। अगर आप इस पे सोचेंगे तो आप डेफ़िनेटली इन सब चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस बना ये लेंगे। बहुत बढ़िया बात आपने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि ये मेरे लिए बहुत हार्ड डिसीजन है, तो ये हार्ड डिसीजन लीजिए आप, और बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए भाई। जब प्रिपरेशन है, 3-4 महीने पहले से ही आप सोशल मीडिया को बिल्कुल डिटैच हो जाइए। एक आध दो रखिए, वो भी काम की बातें। जी सर। भाई व्हाट्सएप रख लो आप, और एक दो और रख लो, लेकिन बस काम की चीजें वही, बस उतना ही जितना जरूरी हो। तो बहुत बढ़िया आपने बताया, एक एक क्वेश्चन का बहुत क्लैरिटी के साथ जवाब दिया। और लास्ट में बस एक और, आप जो बच्चे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो आगे गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या दो लाइन में कहना चाहोगे? मोटिवेशन के लिए, डेडिकेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए क्या कहना चाहोगे? सर सर आज सर मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आप पहले ये सोचिए आपने क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट की है। आपका भी कोई एक रीज़न रहा होगा कि आपने क्यों प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आप जी। उस पे फ़ोकस करिए। और मैं सिंपल सी चीज़ें हैं सर, मैंने भी कुछ नया नहीं किया है। जो टॉपर्स करते आ रहे हैं वही किया है, और मैक्सिमम 2 ही हाँ, 3 चीज़ें बिल्कुल। हैं। और बेसिक चीज़ें ही सर आपको सही रखनी है, तो आपकी रैंक आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना बेसिक उनका ही सही नहीं रहता है स्ट्रैटेजी। तो सर कुछ नया नहीं करना है आपको, बस आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और क्वेश्चंस लगाने हैं, और अपनी गलतियाँ देखनी है। और आप जितना गलतियाँ एग्ज़ाम से पहले करें, उतना करते जाएँ। क्योंकि वो सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ आपके लिए इसीलिए है। तो आप मैं तो यही कहूँगा सर, टेस्ट सीरीज़ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उस पे फ़ोकस करिए, और इवेंचुअली कभी-कभी टाइम लग जाता है। जैसे सर मेरा भी ये 3rd अटेम्प्ट है। तो इस पे डिमोरलाइज़ नहीं होना है। और सर मैं अपनी फैमिली का भी काफ़ी मतलब थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। भैया का भी काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे कि कैसे-कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स, क्योंकि उन्होंने भी सिविल इंजीनियरिंग की थी। और तो सो यही सर, आप अपनी आपके जो क्लोज़ वन्स हैं उनको आप उनसे बात करिए। प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, अब बीच में छोड़िए नहीं। तो एक ना एक टाइम आपके हार्ड वर्क पे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया स्नेहिल, आपने एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दिया, बच्चों को बताया पीवाईक्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है,
किस तरीके से मैथ और एप्टीट्यूड को टारगेट करना है, किस तरीके से आपको टेक्निकल को प्रिपेयर करना है, लास्ट के 2-3 मंथ्स को किस तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना है। बहुत आपने क्लैरिटी के साथ जवाब दिया। मैं पूरी आईएएस मास्टर टीम की तरफ से, अपनी तरफ से आपकी इस सक्सेस के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। आपके थैंक यू फ्यूचर सर। गोल्स के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। यस, थैंक यू सर।